देखो भैया, हमारा निफ्टी उठने का नाम ही लेता है कि फिर कोई बड़े परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि शेयर बाजार अब गिरने वाला है, अब निफ्टी फिर नीचे जा सकता है। अभी क्या हो गया ऐसा? अभी बस वही चाचा का कहानी। अभी इन्होंने साफ कह दिया है। पहले हम क्या सोच रहे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पर तो नहीं लगाएंगे, चाइना पर भले लगा दिया, इंडिया पर तो नहीं लगाएंगे, अपने रिलेशन अच्छे करके रखेंगे भैया, हम ये सोच रहे थे। लेकिन ये चाचा है, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बोल दिया नो एक्सेप्शन, कुछ और मान के मत बैठना, लगेगा, सब पर लगेगा टैरिफ, सब पर लगेगा। वो क्या डायलॉग था, चाचा का, भाई का, मामा का, सबका बदला लेगा फैजल, ऐसे ही कर रहे हैं, सब पर लगेगा, कोई नहीं बचेगा भैया। तो अभी हुआ क्या है, 2 अप्रैल आज ही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तो दिन है, और वहां पे लगभग 4 बजे वो लगेगा। 4 बजे का मतलब हमारा 3 अप्रैल हो जाएगा, और 1:30 बज रहे होंगे उस वक्त, रात के 1:30 बज रहे होंगे, और इनका अनाउंसमेंट होगा रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के। अभी तक जो ये कह रहे हैं, ये 31 मार्च का डेटा है, मतलब 2 दिन पहले का। तो 31 मार्च तक इनकी जो स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि सब पर लगेगा टैरिफ, और सब पर अगर टैरिफ लगता है तो सबसे पहला इसका शिकार अमेरिका खुद बनेगा। कैसे बनेगा? मंदी आएगी, महंगाई आएगी, रिसेशन आएगा। कैसे आएगा वो समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन नॉट, एकदम देसी भाषा में। उसके बाद अगर महंगाई और मंदी वहां आती है तो पूरी दुनिया का इकोनॉमी बनेगा इसका शिकार अमेरिका के बाद। उसमें अपना भारत भी आएगा सबसे पहले नंबर पर। कैसे भारत में क्रैश आ सकता है भैया, और वहां मंदी का हमारा यहां पे क्या असर होगा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो उसका एक एविडेंस आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी, रिसेशन आया था, और उसके बाद भारतीय बाजार क्रैश हुआ था। वो क्रैश इतना बड़ा था 2008, सर निफ्टी का रिटर्न उस साल -51% था, -51% उस एक मंदी की वजह से। अब जनरली हम ये सोचते हैं कि अमेरिका में मंदी, हमको क्या लेना देना, वहां महंगाई है, वहां रिसेशन है। सर होता क्या है कि अमेरिका कौन है? हमारे यहां पे सोचो, जैसे गांव में आप देखते होगे, गांव में एक जमींदार टाइप, वो जो गांव का एकदम मालिक होता है, सबसे पैसा वाला आदमी, जिसका सबसे बड़ा घर है, पूरे गांव को नौकरी चाकरी वही दे रहा होता है। छोटा गांव है। अब सोच के देखो, उसी घर में, उसी जमींदार के घर में अगर कुछ दिक्कत आ गई, अकाल पड़ गया, मंदी आ गई, तो बाकी जो उस घर पर डिपेंडेंट है उनका क्या हाल होगा? उनकी भी हालत खराब होगी ना। तो यूएस कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश, पूरी दुनिया के साथ लगभग उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा है, और ज्यादातर चीजें वो खरीदता है बाहर के देशों से। मतलब वो पैसे वाला पार्टी है भैया, बनाता कम है, खरीदता ज्यादा है। ऐसे में वहां अगर महंगाई बढ़ गई, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स किधर बैठे हैं? अमेरिका में बैठे हैं। तो दुनिया भर के पैसा लगाने वाला जो इन्वेस्टर अमेरिका में बैठा है, उसके पास अगर तंगी आ गई पैसा की, तो आपके देश में पैसा कौन लगाएगा भैया? हम जो एफ आई की रट गाना गाते हैं, एफ तो वही है ना सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ पे पैसा कौन लगाएगा? तो जब हमारे यहाँ पैसा लगाने वाला बचेगा नहीं, यहां से पैसा निकाल निकाल के वहां जाएगा, क्या होगा फिर? आएगा कि नहीं आएगा क्रैश? अब आप सोचो। अब समझाता हूं जरा डिटेल में, इसको समझो। कहां गया? इधर है। देखो हेडिंग मैंने क्या लिखा है, अमेरिका में मंदी आएगी, महंगाई, और दुनिया भर के शेयर बाजार होंगे बेहाल। क्यों होंगे ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि अमेरिका सबसे टॉप पर है, पैसा लगाने वाले सबसे ज्यादा लोग वहां बैठे हैं, और वहां अगर दिक्कत आती है, वहां अगर महंगाई आती है, तो लोग अपना पैसा हाथ में रखना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट से बचेंगे जब महंगाई आती है। तो दुनिया भर के मार्केट होंगे खराब। और भी इसके फैक्टर्स हैं, अभी समझाऊंगा धीरे धीरे डिटेल में। ये मैंने टाइम लिख दिया है, 2 अप्रैल 4 बजे होगा यहाँ पे, मतलब हमारा जो होगा वो 3 अप्रैल हो जाएगा, और रात के 1:30 बजे होंगे। ठीक है, तो एक दिन है अपने पास वेट करने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान होगा भारत को। ये 25,000 करोड़ का नुकसान कहां, किस किस सेक्टर में, कैसे हो सकता है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी भैया आज। तो ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं? अमेरिका में आज मनाया जाएगा लिबरेशन डे। भारत के लिए टेंशन बनेगा ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। लिबरेशन डे का नाम दिया है चाचा ने इसको। लिबरेशन डे का मतलब मुक्ति दिवस। अमेरिका यानी कि ट्रंप का यह मानना है कि दुनिया भर के देश जो भी अभी तक ट्रंप से, अमेरिका से लेन देन करते हैं, वो सब लोग अमेरिका को लूट रहे हैं। टैरिफ के नाम पर बहुत पैसा खसोट रहे हैं। कोई 10%, 100% टैरिफ लगा लगा के अमेरिका का पैसा लिया जा रहा है, अमेरिका का रेवेन्यू खराब कर रहे हैं लोग। तो इसलिए मुक्ति दिवस का नाम, आज सारी चीजों से मुक्ति हो जाएगी, सारे टैरिफ का हिसाब किताब धो डालेगा ये फैजल, ट्रंप फैजल है, ट्रंप चाचा। ठीक, मुक्ति दिवस के लिए तैयार, कुछ चुनिंदा देशों पर नहीं भैया,
सभी देशों पर लागू होगा ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ पता है, हम पहले बात कर चुके हैं। मतलब जितना भारत लगा रहा है यूएस के प्रोडक्ट पर, उतना ही यूएस लगाएगा। जितना चाइना या कोई भी देश लगा रहा है यूएस के प्रोडक्ट पर, उतना ही यूएस लगाएगा। ठीक, अब टाइम फॉर रेसिप्रोकेसी और व्हाइट हाउस क्राइसिस, 100% टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर गुड्स। अमेरिका कहता है कि 100% भारत लगाता है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर। एक चीज समझाता हूं आपको। देखो, भारत ना एग्रीकल्चर में बड़ा स्ट्रांग देश है, इसको किसी और देश की जरूरत है नहीं। ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि हमारे माल पर, हमारे एग्रीकल्चरल माल पर तुम 100% टैरिफ लगाते हो। अरे हम तुमसे माल ही कितना लेते हैं चाचा? कुछ आलमंड उलमंड लेते हैं जो 100-100, 300 रुपए किलो है। ऐसे महंगे महंगे आइटम है, कितने लोग खाते हैं? वो मिडिल क्लास तो दूर से भी नहीं सूंघता उसको। ये सब अमीरों के चुचले हैं। उन पर अगर 100% टैरिफ लगा भी है तो उसके बलबूते आप सीधा पूरे देश को ये कह रहे हो कि 100% टैरिफ लगाता है पूरे आइटम पर। भैया पूरा आइटम तो हम तुमसे लेते भी नहीं है। हाँ लेते हैं, कौन कौन चीजें लेते हैं, किस किस फर्क पड़ेगा वो अभी समझाऊंगा आपको। ठीक, राष्ट्रपति बनने के पहले और बाद ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं भारत को टैरिफ अब्यूजर। मतलब ये जो भारत है बहुत टैरिफ लगाता है। इसका हिसाब किताब तो मैं अलग से करूंगा। और वो 2 अप्रैल आज आ गया है, वो जजमेंट डे, लिबरेशन डे इसको नाम दिया है उन्होंने। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाता है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत अमेरिका लगातार बातचीत कर रहे हैं। देखिए एक चीज समझिएगा कि 2 अप्रैल को टैरिफ को लगा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार टैरिफ लग गया तो लग गया। ये वापस भी हो सकता है। चाचा है ना, कुछ भी कर सकते हैं आप। पहले भी उनका मूड देखते हो, सुबह उठते हैं लगाते हैं, दोपहर को हटा देते हैं, शाम को फिर लगा देते हैं, अगले दिन फिर हटा देते हैं। तो इनके मूड में कब क्या है पता नहीं। लेकिन हम जो आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि अगर ये टैरिफ लगा और जारी रहा तो कितना बड़ा क्रैश आ सकता है भैया। अब टैरिफ लगने के बाद जारी रखे न रखे वो तो उनकी मर्जी, लेकिन अगर रखे तो कितना बड़ा अकाल आ सकता है। सिर्फ अपने पर नहीं, दुनिया भर के मार्केट में, और सबसे पहले तो अमेरिका पर आएगा। अब आप कहोगे ये अचानक से मैं फैमिली फोटो कहां से लेके आया? देखो अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक बात कहना चाहूंगा। अमेरिका में मंदी आएगी तो रिकवर भी कर जाएगी, शेयर बाजार क्रैश होगा ये भी रिकवर कर जाएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम खुद अगर क्रैश कर गए कभी रिकवर कर पाएंगे क्या? देखो आज हम कमा रहे हैं तो सब ठीक है, परिवार के लिए सुख साधन सब खरीद रखे हैं, घर गाड़ी सब ईएमआई पर है, चलेगा। लेकिन आज आप अपने उस कल को लेकर सपने संजो रहे हो जो बिल्कुल निश्चित नहीं है। कल हमारे साथ क्या होगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं इन्वेस्टमेंट करो ना करो, लेकिन 2 तरह के इंश्योरेंस लेकर जरूर रखो, ताकि कल किसी भी अनहोनी के समय आपका परिवार डटकर खड़ा रहे, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अब ये 2 इंश्योरेंस में से पहला है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें 600-700 रुपए महीना देकर के आप प्रीमियम को लॉक कर लेते हो और अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ तक का कवरेज आप ले पाते हो इसमें। और इसकी एक और खासियत है कि जितने कम एज में लिया जाए उतना कम प्रीमियम आपके लिए लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे डिले किया तो अगले टाइम पे ये आपको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा लोगों के लाइफ में एक और इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो है मेडिकल इमरजेंसी। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग एक झटके में एक हॉस्पिटल का बिल उड़ा सकता है। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी बहुत जरूरी होता है। कल को किसी भी तरह का हॉस्पिटल बिल आपको नहीं देना होगा, कौन देगा बिल? ये इंश्योरेंस वाली कंपनी देगी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। और आपकी सुविधा के लिए आपको बता दूं, सिर्फ 300-400 रुपए महीना देकर के ये आपको सुविधा मिल जाता है। अब आप पूछोगे कौन सी कंपनी का प्लान ले, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कीजिए। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान को कंपेयर कर सकते हो। और अभी अगर इन प्लान को ऑनलाइन परचेज करते हो आप तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चेक कीजिए। बाकी हम आते हैं अपने मुद्दे पर। देखो ये टैरिफ किस हिसाब से लगेंगे ये अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा, किस किस पे कितना कितना टैरिफ ये लगाने वाले हैं। यूएस उसके साथ ट्रेड करने वाले देशों के साथ 20% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर सकता है, ये बात है। जो टैरिफ पहले लग चुके हैं वो चालू रहेंगे, मतलब चाइना पर जो टैरिफ लग गया है वो तो चालू रहेगा। उसके अलावा ये जो कह रहा है कि 20% सब पे लगेगा, तो मैं तो सोच रहा था 20% अगर सब पे लगेगा तो चाइना पर से तो 20% तुमने पहले लगा दिया है, 20% और लगाओगे तो चाइना पे माल अब 40% महंगा हो जाएगा। टेस्ला का क्या होगा भैया? टेस्ला की बात कहां से आ गई? समझा होता क्या है? देखो भैया अभी समझाऊंगा आगे आपको। मोटर सेक्टर वगैरह ज्यादातर चीजें ना अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो टेस्ला भले यूएस की कंपनी है, एलॉन मस्क की कंपनी है, लेकिन उसका मैक्सिमम रॉ मटेरियल तो चाइना से आ रहा है।
और चाइना जैसे देश पर तुम 40% अगर टैरिफ लगा दोगे तो टेस्ला पहले ही बर्बाद चल रहा है। BYD और चाइना टेस्ला का कंपैरिजन देखा होगा ना, BYD एकदम आसमान छू रहा है, टेस्ला जमीन पे रेंग रहा है। उसका एक बड़ा कारण ट्रंप का ये टैरिफ खेल भी है। अब भैया जो तुम्हारा रॉ मटेरियल बना के दे रहा है उसी पे टैरिफ लगा दिए हो, तो एलॉन मस्क जो रॉ मटेरियल पहले 100 रुपए का खरीद रहा होगा, अब उसी रॉ मटेरियल के लिए 120 दे रहा है, कल को वो 140 देगा, 150 देगा। एलॉन मस्क के लिए कितना महंगा हो गया टेस्ला बनाना, टेस्ला की सेल कहां जाएगी? तो ये अपने ही देश का बेड़ागर करने में लगे हुए हैं चाचा। ये अभी समझाता हूं, मोटर सेक्टर की बात करता हूं। चाइनीज प्रोडक्ट पर 20% ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये ध्यान से समझिएगा जरा, ये आप जूम करके भी अपने फोन पे, लैपटॉप पे, हर जगह देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली चार्ट में ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में अमेरिका सबसे ज्यादा माल इंपोर्ट करता है, बनाता नहीं है, मंगाता है। जैसे फार्मा सेक्टर, मेडिकल प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है बाहर से। न्यू मोटर व्हीकल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है बाहर से, ठीक है। गारमेंट्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग सबसे ज्यादा इस तरीके से घटते हुए क्रम में है। ये सब आइटम ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है बाहर से। अब इसका असर जरा देखिएगा भारत पर क्या होगा। भारत पर देखो सबसे बड़ा जो असर पड़ने वाला और सबसे पहला असर जो पड़ने वाला है आईटी सेक्टर पर पड़ेगा। क्यों आईटी सेक्टर में कह रहा हूं? 15% तो पहले से नीचे है, पहले से ये आप देख ही रहे हो, पिछले साल से, एक साल से नीचे है ही। लगभग 54% हम अपनी आईटी सर्विसेज किसको बेचते हैं? यूएस को। तो जब हम 54% अपनी आईटी सर्विसेज यूएस को बेच रहे हैं और यूएस ने हमारी आईटी सर्विसेज पर 20% टैरिफ लगा दिया, तो सोच के देखो हमारी आईटी सर्विसेज कितनी महंगी बिकेंगी। तो यूएस कहीं दूसरा ऑप्शन ना तलाश ले, यूएस कहीं अपना ही कुछ ना देख ले, या फिर महंगा सामान किसको चाहिए भैया? वो हर कोई कहेगा ना पहले तुम 100 का बिक रहा था यार, अब 120 का बिक रहा है, नहीं चाहिए, दूसरा कुछ देख लो यार, या फिर अपनी डिमांड घटा देगा वो। तो किस पर असर पड़ेगा? आईटी पर सबसे ज्यादा। क्रैश व्रैश ना हो जाए आईटी भैया। और सबसे ज्यादा असर तो ये टीसीएस, इन्फोसिस और परसिस्टेंट जैसी कंपनियां, इनका लगभग 50% धंधा यूएस से ही आता है। तो सोचो टैरिफ लगा तो इन जैसी कंपनियों का क्या होने वाला है। फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, जेनरिक ड्रग, ये सब कंपनियां हैं, ग्रैंड फार्मा, ऑरोबिंदो, सन फार्मा, ये सब कंपनियां हैं। ये सब अभी जो जेनरिक प्रोडक्ट यूएस हम बेचते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट पर यूएस कोई टैरिफ नहीं लगाता, अभी हम लगाते हैं। लेकिन वहां से अगर कोई जेनरिक वाला प्रोडक्ट आता है तो हम 10% लगाते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ के अकॉर्डिंग वो भी हमारे जेनरिक प्रोडक्ट पर 10% अगर लगाएगा तो इन कंपनियों का सेल रेवेन्यू कहां जाएगा, वो आप हिसाब लगाओ। टेक्सटाइल की बात कर लो, 28% हिस्सा है भैया, $11 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है उनको। और अरविंद लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, ये सब यूएस को जो एक्सपोर्ट करते हैं, इनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ऐसे बात कर लो, आईफोन की बात कर लो। आईफोन भले यूएस का है, मैन्युफैक्चर तो हम कर रहे हैं इन दिनों, हैं हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम किसको बेच रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे लौंडे लपाड़े नहीं खरीदते, वो तो कम है ईएमआई पे खरीदने वाले, असली पैसे वाले खरीदने वाले तो यूएस में बैठे हैं। तो जब यूएस हम अपना आईफोन बेच रहे हैं, अपना क्या, उन्हीं का आईफोन हम बना करके बेच रहे हैं, सेल गिरेगी वहां। अब सोच के देखो क्या विडंबना है, आईफोन प्रोडक्ट उन्हीं का है, बना हम रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उनके देश में सेल गिर जाएगी। अजीब नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन है ऐसा ही। अब चाइना सोच लो, बहुत सारा आईफोन चाइना भी तो बना रहा है, उस पर तुम 40% टैरिफ लगा दोगे तो तुम्हारे आईफोन की सेल अपने यहां पे गिरेगी। कितना महंगा हो जाएगा तुम्हारा ही प्रोडक्ट तुम्हारे यहां पर जाकर के। तो सीधा सीधा नहीं लग रहा आपको अपने ही पैल पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है तो है, ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में लगेगा भैया 25% टैरिफ। अभी जो हम टेस्ला वाली बात कर रहे थे, रॉ मटेरियल वाली बात, महंगी, टेस्ला किधर जाएगा और बाकी ब्रांड जो है उनका किधर जाएगा भैया? ठीक है, ये सब कंपनियां। अच्छा, टाटा मोटर की जेएलआर पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि 22% इनकी सेल, जेएलआर समझ रहे हो ना, जैगुआर लैंड रोवर, 22% सेल अमेरिका से है। और इस पर अगर टैरिफ लगेगा तो इनकी सेल कहां जाएगी, ये भी सोच लो आप। ठीक, अब आओ बताते हैं और कुछ चीजें आपको। ये आप देखो प्रोजेक्टेड प्राइस, ये कुछ ऐसे लेदर प्रोडक्ट हैं जो उस पर 6.5% के आसपास की महंगाई बढ़ जाएगी अगर ये टैरिफ आता है तो। वियरिंग अपैरल जो होते हैं उस पर भी 6.5% के आसपास महंगाई बढ़ जाएगी। कहां महंगाई बढ़ेगी? अपने यहां नहीं, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। वहां बढ़ेगी तो हमारे क्या? अरे शुरुआत में तो बताया, अभी और समझाऊंगा डिटेल में। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है भैया, लगभग 6% महंगाई उन पर बढ़ेगी। सोच के देखिए, हमारे यहां पे 6% महंगाई पूरे साल में बढ़ती है, उससे हम दुखी रहते हैं। ट्रंप के इस एक डिसीजन से, एक झटके में वहां 6.5% महंगाई बढ़ेगी कई सारे सेक्टर्स में। क्या होगा? टैरिफ लगाने से इंपोर्ट तो देखो बंद होंगे नहीं, क्योंकि ये जरूरी वाले आइटम है।
यूएस तो माल जाएगा, वहां तो लोग खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो कैसे? 100 रुपए का माल 140 में खरीदेंगे, मतलब महंगाई बढ़ेगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती है वहां क्या क्या हाल होता है। इंपोर्टर के पास कोई ऑप्शन है नहीं, इंपोर्ट माल करेगा, महंगा करेगा तो वो महंगी रेट आगे भी पास ऑन करेगा। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा था, 25% अगर महंगा होता है तो $4,000 से $10,000 वहां की कारें, वहां का ऑटो सेक्टर का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, महंगाई क्यों बढ़ेगी? अब जरा ये समझो, अब जरा ये ध्यान से समझिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर। इतना रईस आदमी है ये कि बहुत कम चीजें बनाता है। ये जो चीजें बनाता है एकदम क्लास वाली चीजें बनाता है, वीआईपी आइटम, प्रीमियम आइटम। हल्की फुल्की चीज बनाएगा नहीं, जो दुनिया भर के लोग नहीं बना सकते, या दुनिया भर में जो सबसे टॉप कैटेगरी की चीज है वो सिर्फ यही बनाता है। तो ऐसे तो कम ही चीज होंगे, तो मैक्सिमम आइटम क्या करता है? ये बनाता नहीं है, ये दूसरे देशों से मंगाता है। अब जब दूसरे देशों से मंगाता है और ये कह रहा है जिन जिन देशों से मंगाता है उन सब देशों के माल पर टैरिफ लगा देंगे, तो हर देश का माल जो अमेरिका में लैंड हो रहा है, अमेरिका में पहुंच रहा है, वो सब माल महंगा हो जाएगा। और जब वो सब माल महंगा होगा तो उस महंगाई का सामना कौन करेगा? अमेरिका ही तो करेगा, उसी के देश में तो जा रहा है। ठीक है, सभी सामान देशों पर टैरिफ लगा तो रातों रात यूएस में मैन्युफैक्चरिंग देखो रातों रात तो शुरू होगी नहीं, समय लगता है, सालों लगते हैं। तो जो माल तुम बाहर से मंगा रहे हो, चाचा अपने यहां महंगाई करोगे, ठीक है, और आपके यहां महंगाई हो गई तो उसका असर देखो अब कैसे कैसे होगा। रिसेशन का मतलब देखो मंदी, मंदी का मतलब स्लो डाउन। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट अपने निकाली है, उसमें उन्होंने बोला है कि 20% चांसेस हैं मंदी आने के, रिसेशन आने के। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि 35% चांस है रिसेशन आने के। मैं नहीं बोल रहा, गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है। आने वाले 12 महीनों तक ये फोरकास्ट, कभी भी ये फोरकास्ट बेसिकली 12 महीनों के लिए, ऐसा नहीं होता है कि आज अगर टैरिफ लगाया तो कल से महंगाई शुरू हो जाएगी, हफ्ते भर से महंगाई शुरू हो जाएगी। ये 12 महीनों में हो सकता है आपको देखने को मिले, ये लंबा समय लग सकता है। और इसका जिम्मेदार बेसिकली ट्रंप के टैरिफ के उठापटक को उन्होंने बताया, और कोई जिम्मेदार नहीं भैया, ये ट्रंप जो है ना, यही सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये सब करने का। इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कम करेगी, कम क्यों करेगी? डिमांड कम होगा, महंगी चीज कौन खरीदेगा भैया? तो जब डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, तो इकोनॉमी किधर जाएगी? गर्त में जाएगी। यूएस का इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2.8 है, जबकि फेड का कंफर्ट जोन 2.2% है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यूएस में महंगाई 2% तक झेली जा सकती है, इसका ये मतलब आप समझो। लेकिन ये जो हरकत चल रहा है इस वक्त ट्रंप चाचा का, ये महंगाई 2% को तोड़ करके 2.8 जा सकता है और 3% भी जा सकता है। और अगर 3% गया तो फेड को अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चौतरफा मुसीबत अमेरिका में आने वाली है। अब इस यूएस की मंदी का भारत पर असर ध्यान से समझिएगा, जो आप समझना चाह रहे होंगे आपसे। यूएस इंडिया के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। हम जो माल बनाते हैं सबसे ज्यादा किसको बेचते हैं? हम यूएस को बेचते हैं। एफडीआई के मामले में यूएस तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां पे इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहां से? यूएस से है। ठीक है, 2020 से 24 तक लगभग $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पे यूएस के इन्वेस्टर्स ने किया है। भारत को आईटी सर्विसेज सुपर पावर बनाने में यूएस का बड़ा रोल रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा हम आईटी सर्विसेज किसको बेचते हैं? यूएस को बेचते हैं। तो वो हमारा इतना बड़ा कस्टमर है भैया, तो यूएस का कितना बड़ा रोल है आप इससे समझ सकते हैं। एफआईआई और एफपीआई के जरिए भी काफी सारा पैसा भारत में आता है। ये तो हम देखते ही हैं कि एफआईआई ने इतना पैसा डाल दिया, इतना पैसा डाल दिया, निकाल लेता है जिस दिन तो हम बेहाल हो जाते हैं। तो हमारा पूरा शेयर बाजार एक तरह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एफआईआई के इनफ्लो पर, तो एफआईआई पर हमारी डिपेंडेंसी है। यूएस में मंदी का बहुत बुरा असर एमएसएमई सेक्टर पर भी पड़ेगा। अब समझिए, यूएस में मंदी आई मतलब यूएस में प्रोडक्शन कम हुआ, मतलब यूएस में लोगों ने अपना पैसा दबाना शुरू किया। दबाना मतलब खर्च नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो भारत में जो पैसा एफआईआई के जरिए, एफडीआई के जरिए, एफपीआई के जरिए आ रहा है, वो पैसा रुक नहीं जाएगा। अब जब रुक जाएगा तो कहां जाएगा शेयर बाजार? 2008 वाला आपको डेटा दिखाया ना ये मैंने, ये जो हुआ था -51% निफ्टी ने दिया था एक साल में, ये इसीलिए हुआ था चाचा, ये इसीलिए हुआ था। ठीक है, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जीडीपी पर 2 से 3% का असर पड़ा था। 2 से 3% जीडीपी हमारी गिर गई थी 2008 के चक्कर में। निफ्टी का रिटर्न -51% था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एनालिसिस है। रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगता है तो क्या होगा। बाकी आज 2 अप्रैल है, 3 तारीख को रात में वहां क्या होता है उसके बाद ही रियलिटी पता चलेगी हुआ क्या है। मनाओ कि ना हो,
अगर हुआ तो बर्बादी का मंजर अमेरिका से जरूर शुरू होगा, लेकिन हमारे भारत तक भी वो आएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, इतना डिटेल में समझाया हमको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और हाँ, बाकी अपना टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां भी शेयर करते हैं फ्री में। हमारा कोई चार्जेस, कोई पेड फूड कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो भैया, क्या समझाया, मस्त।